हे गाइस, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी एसपीडीएफ ब्लॉक और उसके प्रॉपर्टीज़ को एक साथ पढ़ रहे हैं। और लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्बिलिटी के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने ये जाना कि सॉल्बिलिटी का जो एरिया है वो फिक्स नहीं है, सर्टेन नहीं है। मतलब आपको अगर एक कंपाउंड दिया जाए और पूछा जाए कि वो कंपाउंड सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल, आप ये कंफर्म नहीं बता सकते हैं। लेकिन फिर भी हमको 1500 से 2000 के बीच में कंपाउंड की सॉल्बिलिटी पढ़ना है। तो मैंने आपको इसके लिए बताया कि अगर हम 15 से 20 पॉइंट को अगर ध्यान रखेंगे तो इससे हमारा सॉल्बिलिटी आसान हो जाएगा। अगर 15 से 20 पॉइंट अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारे लिए ये बताना आसान हो जाएगा कि कौन सा कंपाउंड सॉल्युबल है और कौन सा कंपाउंड इनसॉल्युबल है। तो लास्ट के वीडियो लेक्चर में हम उस 15 से 20 पॉइंट में मैंने आपको तकरीबन 8 पॉइंट डिस्कस किया था, 8 पॉइंट पढ़ाया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 9वें पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। 9वां पॉइंट हमारा है सल्फेट सॉल्ट्स की सॉल्बिलिटी। 9वां पॉइंट क्या है हमारा? सॉल्बिलिटी ऑफ सल्फेट सॉल्ट्स। तो इसका लिखते हैं सल्फेट। सल्फेट का फॉर्मूला SO4 पे डबल माइनस। सल्फेट सॉल्ट्स के सॉल्बिलिटी के बारे में मेंशन करते हैं। देखिए, सल्फेट्स का जो अधिकतर सॉल्ट होता है, अधिकांश सॉल्ट जो होता है वो सॉल्युबल होता है। तो मैं एक लाइन लिखूंगा यहाँ पे, क्या मोस्टली, ज़्यादातर मेटल सॉल्ट, मेटल्स का कौन सा सॉल्ट? सल्फेट ना, मेटल सल्फेट सॉल्ट्स, मेटल सल्फेट सॉल्ट्स आर सॉल्युबल। ज़्यादातर मेटल के जो सल्फेट सॉल्ट होते हैं वो क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। लेकिन किसको, कुछ को छोड़ करके, 4 को छोड़ दें। 4 कौन कौन सा? तो सेकेंड ए ग्रुप में 3 लगातार आता है, बेरिलियम मैग्नीशियम को छोड़ करके। कैल्शियम, तो कैल्शियम सल्फेट, उसके नीचे स्ट्रॉन्शियम सल्फेट, उसके नीचे बेरियम सल्फेट। ये 3 को छोड़, ये 3 इधर से, और एक आपका होगा एंड लेड 2 में सल्फेट, Pb2 में सल्फेट, तो PbSO4। ये 4 को छोड़ दे, ये चारों इनसॉल्युबल है। बाकी सारे सॉल्ट क्या होंगे? सॉल्युबल होंगे। मोस्टली मेटल सल्फेट सॉल्ट्स आर सॉल्युबल। ठीक है, तो ठीक है, मैं फिर से मैं आपको बता दूं, मैं वो 3 जो केस डिस्कस करता था, याद होगा आपको, सिल्वर 1 में, लेड 2 में, और मरकरी 1 में। इसको अलग से डिस्कस करने की ज़रूरत है, तो उसको फिर मैं यहाँ दिखाता हूँ। जैसे सिल्वर 1 में सल्फेट, तो Ag2SO4, ठीक है। लेड 2 में तो Pb2SO4, नहीं सॉरी PbSO4, और मरकरी मरकरी 1 में, तो मरकरी 1 में Hg2SO4। इन तीनों की अगर मैं बात करूं तो ये आपका क्या होगा? सिल्वर सल्फेट जो है सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल होता है। ये आपका इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है, और ये आपका सॉल्युबल होता है। हालांकि मैं आपको बता दूं, आपको ये चीज़ें ध्यान में नहीं रखना है। मैंने ऊपर देखो लिखा भी है कि मोस्टली मेटल सल्फेट सॉल्ट्स आर सॉल्युबल, लेकिन इन 4 को छोड़ करके। तो 4 में देखो ना, लेड 2 का जो सल्फेट है वो मेंशन किए हैं कि इनसॉल्युबल है, तो देखो ये इनसॉल्युबल। और सिल्वर तो मेंशन इसमें किए नहीं, तो सिल्वर का सल्फेट क्या है? सॉल्युबल है। और मरकरी मेंशन नहीं की इन 4 में, तो ये भी क्या है? सॉल्युबल है। क्लियर है? तो आप यहाँ से ये समझो ना कि सारे मेटल सल्फेट सॉल्ट सॉल्युबल, सारे मेटल के सल्फेट सॉल्ट क्या होंगे? सॉल्युबल होंगे, लेकिन 4 को छोड़ करके। कौन कौन सा? सेकेंड ग्रुप से कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रॉन्शियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, और एक तुम्हारा लेड 2 वाला Pb सल्फेट। बाकी सब क्या होंगे? सॉल्युबल। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट अगर पूछा जाए सॉल्युबल या इनसॉल्युबल, तो कॉपर सल्फेट क्या होंगे? कॉपर सल्फेट ये सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल। अच्छा, और कुछ एग्जांपल लेते हैं। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट फॉर्मूला ये होगा NH4। सॉल्युबल इनसॉल्युबल, तो सॉल्युबल, सॉल्युबल। हालांकि हम पढ़े भी थे अमोनियम का सारा सॉल्ट सॉल्युबल होता है, तो अमोनियम सल्फेट भी क्या होगा? सॉल्युबल होगा। ठीक है, और जैसे एग्जांपल, जैसे सोडियम सल्फेट, तो Na2SO4 सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? तो सॉल्युबल। ठीक है, और देखते कुछ एग्जांपल। PbSO4 सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? तो इनसॉल्युबल। अब समझ रहे हैं, इनसॉल्युबल मेंशन किए एक्सेप्शन में। मरकरी का सल्फेट 1 में, 2 में अगर मेंशन करें HgSO4 सॉल्युबल इनसॉल्युबल, तो क्या हो जाएगा? ये सॉल्युबल हो जाएगा, मेंशन किया हुआ है। बेरियम सल्फेट सॉल्युबल इनसॉल्युबल, तो ये होगा इनसॉल्युबल, एक्सेप्शन मेंशन किया हुआ बेरियम। अच्छा, फिर उसके बाद अगर बेरिलियम सल्फेट बोले, तो बेरिलियम सल्फेट क्या होगा? सॉल्युबल। ठीक है, अगर मैं बात करूँ पोटेशियम सल्फेट K2SO4 सॉल्युबल इनसॉल्युबल, तो सॉल्युबल, ये तो सॉल्युबल होगा। अगर हम स्ट्रॉन्शियम सल्फेट की बात करें SrSO4 सॉल्युबल या इनसॉल्युबल, तो इनसॉल्युबल, ये एक्सेप्शन में मेंशन किया हुआ है, ये Sr मेंशन किया हुआ है, इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग सल्फेट सॉल्ट्स के बारे में पढ़े। मतलब सीधा पॉइंट, एक पिन पॉइंटेड बात करता हूँ,
ज़्यादातर मेटल के सल्फेट्स सॉल्युबल होते हैं सिर्फ 4 को छोड़ करके। कौन कौन सा? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और एक तुम्हारा लेड। इसको छोड़ दे बाकी सब क्या होंगे? सॉल्युबल होंगे, जैसा कि यहाँ मेंशन किया हुआ। ठीक है, फिर आते हैं इसके बाद 10 पॉइंट 10वां पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स। कार्बोनेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? CO3 पर डबल माइनस एंड बाइकार्बोनेट SCO3 पर सिंगल माइनस सॉल्ट्स। ठीक है, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा इसको अच्छे से जानना भी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको कार्बोनेट समझाता हूँ। ठीक है, तो ज़्यादातर कार्बोनेट्स, मेटल के कार्बोनेट क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। देखो यहाँ बोल रहा हूँ इनसॉल्युबल, आप कभी पढ़े भी होंगे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल होता है। तो यहाँ पे देखो मैं मेंशन क्या कर रहा हूँ, कार्बोनेट्स, थोड़ा ध्यान रखने के लिए वो एग्जांपल मेंशन किए थे हम। कार्बोनेट्स, तो अधिकांश मेटल के जो कार्बोनेट है वो क्या है? इनसॉल्युबल है। अभी तक मैं सॉल्युबल सॉल्युबल बोलता था, इसका क्या होगा? इनसॉल्युबल। तो लिख सकते हैं हम लोग मोस्टली, ज़्यादातर मेटल कार्बोनेट मतलब CO3 पर डबल माइनस सॉल्ट्स क्या होंगे? आर इनसॉल्युबल। क्या लिख रहा हूँ? इनसॉल्युबल। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। ये इनसॉल्युबल, सॉल्युबल कौन है भाई? तो तुम्हारा फर्स्ट ए का जो सॉल्ट, फर्स्ट ए ग्रुप का जो कार्बोनेट होगा, फर्स्ट ए पर एक प्लस होता है, एक प्लस मैंने दिखाया कार्बोनेट प्लस CO3 पर डबल माइनस, ये जो होगा आपका फर्स्ट ए का कार्बोनेट। ठीक है, एंड अमोनियम कार्बोनेट। हालांकि ये मेंशन नहीं करना चाहिए हमको अमोनियम कार्बोनेट, क्योंकि आपको पहले से पता है कि अमोनियम के सारे सॉल्ट्स जो है वो सॉल्युबल होते हैं। अमोनियम कार्बोनेट, ये दोनों क्या होता है? आर सॉल्युबल। मतलब सिर्फ आप ये बोल सकते हो कि फर्स्ट ग्रुप का कार्बोनेट और अमोनियम कार्बोनेट आर सॉल्युबल, लेकिन इसमें भी एक को छोड़ करके, फर्स्ट में किसको छोड़ करके? लिथियम को छोड़ करके, लिथियम को काट करके। मतलब कहने का मतलब ये हुआ दैट इज कि लिथियम का जो कार्बोनेट है Li2CO3, ये जो है ये क्या होंगे? सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? तो इनसॉल्युबल होंगे ये। ठीक है, ये इनसॉल्युबल तुम्हारे होंगे। ठीक है, इनसॉल्युबल। फिर से मैं बोल रहा हूँ, कार्बोनेट्स ऑलमोस्ट जितने भी मेटल्स हैं उनके कार्बोनेट्स क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। अब सॉल्युबल कौन होता है? तो फर्स्ट ग्रुप का कार्बोनेट सॉल्युबल होता है और अमोनियम कार्बोनेट सॉल्युबल होता है। हालांकि इसको ध्यान नहीं भी रखेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि पहले मेंशन कर चुका हूं मैं। ठीक है, तो फर्स्ट में किसको छोड़ करके? लिथियम को छोड़ करके। लिथियम इनसॉल्युबल, बाकी लिथियम को छोड़कर सोडियम पोटेशियम है ना, रुबिडियम, सीजियम, इसके जो कार्बोनेट होंगे वो क्या होंगे? सॉल्युबल होंगे। ठीक है, एक चीज़ और जानो नाउ, एक चीज़ और जानते हैं। जैसे अगर कोई मेटल का कार्बोनेट है, मेटल का अगर कार्बोनेट है, एम मेटल कोई ले लिए, एम मतलब मेटल, कार्बोनेट CO3 पे डबल माइनस, तो ये सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? इनसॉल्युबल। देखो नीचे की तरफ साइन लगा रहा हूँ, मतलब कि सॉलिड होगा, इनसॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल। इसमें कौन सा मेटल मेंशन कर रहे हैं? सारे मेटल्स नहीं, किसको किसको छोड़ करके? फर्स्ट ए को छोड़ करके, क्योंकि फर्स्ट ए का तो हम लोग पढ़े क्या है? सॉल्युबल है। फर्स्ट ए को छोड़ करके, लेकिन हाँ फर्स्ट ए में किसको मेंशन कर रहा हूँ? लिथियम को, है ना। लिथियम का कार्बोनेट इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, फर्स्ट को छोड़ करके। जब इसको आप पानी में डाल करके और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में CO2 गैस अगर पास कराते हो, एक्सेस CO2, ठीक है, H2 और एक्सेस CO2 जब इसमें पास कराते हैं तो जो मेटल का कार्बोनेट है ये बदल जाता है मेटल बाइकार्बोनेट में, SCO3 पर सिंगल माइनस, मेटल बाइकार्बोनेट। और मेटल का जो बाइकार्बोनेट होता है वो सॉल्युबल होता है। क्या होता है? सॉल्युबल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया हूँ, फिर से समझो जरा, कि अगर मेटल का कार्बोनेट अगर लिए तो ज़्यादातर मेटल कार्बोनेट क्या है? इनसॉल्युबल है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा मेटल की बात कर रहा हूँ? सारे मेटल्स को नहीं, क्योंकि फर्स्ट का तो सॉल्युबल होता है, तो फर्स्ट को काट दिए, लिथियम को ले सकता हूँ और फर्स्ट को छोड़कर बाकी सारे मेटल ले सकते हैं हम यहाँ पे, वो क्या है? इनसॉल्युबल। जब इसमें पानी डाल करके, पानी ऐड करके जब एक्सेस CO2 अगर पास कराते हैं इसमें से, तो यही मेटल का जो कार्बोनेट है किसमें बदल जाता है? मेटल बाइकार्बोनेट में। और देखा गया कि मेटल का जो बाइकार्बोनेट का जो सॉल्यूशन आता है वो क्लियर सॉल्यूशन आता है। तो क्लियर सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? कि कंपाउंड सॉल्युबल है। तो इसका मतलब कार्बोनेट, ज़्यादातर कार्बोनेट क्या है? इनसॉल्युबल है, और मेटल का कार्बोनेट क्या है? सॉल्युबल है। क्लियर है? सॉल्युबल है। तो इस हिसाब से, अच्छा इसका एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मान लो कि कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? ऑब्वियस इनसॉल्युबल। जब इसमें हम वाटर और CO2 के साथ अगर इसका रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम का बाइकार्बोनेट बनेगा CaHCO3, SCO3 का होल 2, ये बनेगा। और ये सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? तो ये होगा सॉल्युबल, मतलब क्लियर सोल्यूशन आएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। ठीक है, तो यहाँ से एक पॉइंट ये समझ में आया कि अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूँ
मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट MsCO3 माइनस, तो ज़्यादा सॉलिबिलिटी किसका है? ये तो इनसॉल्युबल है ना, ये सॉल्युबल हो जा रहा है। इसका मतलब मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट में कार्बोनेट क्या है, ये ज़्यादा सॉल्युबल है, बाइकार्बोनेट मेटल कार्बोनेट लेस सॉल्युबल है, अर्थात इनसॉल्युबल ही होता है। बट लेकिन एक चीज़ और जानो, बट जब फर्स्ट ए का कार्बोनेट लेते हैं, फर्स्ट ए का कार्बोनेट, फर्स्ट ए प्लस CO3 पे डबल माइनस, फर्स्ट ए का कार्बोनेट जब लेते हैं तो ये आपका फर्स्ट ए कार्बोनेट में मतलब लिथियम को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका सॉल्युबल इनसॉल्युबल, सॉल्युबल सॉल्युबल है। और इसमें जब आप इसको पानी में डालकर एक्सेस CO2 पास कराते हैं तो ऑब्वियस है, अभी तुरंत हम लोग पढ़े मेटल कार्बोनेट में अगर वाटर और एक्सेस CO2 पास कराएंगे तो क्या बनेगा, मेटल बाइकार्बोनेट बनेगा। तो फर्स्ट ए का बनेगा आपका बाइकार्बोनेट, फर्स्ट ए का बाई SCO3 पर सिंगल माइनस बाइकार्बोनेट। और ये क्या होता है आपका सॉल्युबल होता है, ये भी सॉल्युबल है, मतलब ये भी सॉल्युबल ये भी सॉल्युबल, लेकिन इसमें एक को छोड़ करके एक्सेप्ट सोडियम, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट आपका क्या है, इनसॉल्युबल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनसॉल्युबल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ये इनसॉल्युबल है। सोडियम बाइकार्बोनेट आपका छोड़ करके सारे फर्स्ट के बाइकार्बोनेट सॉल्युबल है, लेकिन एक को छोड़कर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इस तरह से आप सोच सकते हो कि लिथियम को अगर छोड़ दें तो बाकी जितना भी कार्बोनेट है वो क्या है, सॉल्युबल है, लेकिन जैसे ही बाइकार्बोनेट बढ़ा रहे हैं तो एक इनसॉल्युबल हो जा रहा है। इसका मतलब कि आप बोल सकते हो इस केस में, अगर सॉलिबिलिटी की मैं बात करूँ तो इस केस में फर्स्ट ए का कार्बोनेट और फर्स्ट ए का बाइकार्बोनेट SCO3 पर सिंगल माइनस, इन दोनों में अगर सॉलिबिलिटी की बात करो तो सॉलिबिलिटी ज़्यादा किसका होगा, सॉलिबिलिटी ज़्यादा किसका होगा, कार्बोनेट का। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो फर्स्ट ए का जो कार्बोनेट है, फर्स्ट ए का लिथियम को छोड़कर सब सॉल्युबल है, लेकिन इसमें फर्स्ट ए का जो बाइकार्बोनेट की बात कर रहा हूँ तो सोडियम देखो इनसॉल्युबल हो जा रहा है, इसका मतलब सॉलिबिलिटी डिक्रीज कर जा रहा है, तो इसका मतलब ये ज़्यादा ये कम हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से एक सबसे बड़ा पॉइंट निकल के आया 10 इस प्रकार कि अल्कली मेटल कार्बोनेट CO3 पे डबल माइनस आर मोर सॉल्युबल या लेस सॉल्युबल, मोर सॉल्युबल किससे, देन देयर बाइकार्बोनेट, बाई कार्बोनेट्स मतलब SCO3 पे सिंगल माइनस। क्लियर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बाइकार्बोनेट। क्लियर है? तो यहाँ तक समझ में आया? तो ठीक है, ये आपका कार्बोनेट हो गया। तो यहाँ से एक चीज़ और जान लेते हैं। तो फाइनली निकल के ये आया कि मेटल के जितने भी कार्बोनेट है, ज़्यादातर जो कार्बोनेट है वो इनसॉल्युबल है, ठीक है। फर्स्ट ए को छोड़ करके, फर्स्ट ए का सॉल्युबल था, लिथियम को छोड़ करके उसमें भी। और बाइकार्बोनेट हम लोग देख रहे हैं जैसा कि जब हम लोग कार्बोनेट में पानी और एक्सेस CO2 डाल करके जब बाइकार्बोनेट बनाते हैं तो बाइकार्बोनेट आपका सॉल्युबल है। तो इसका मतलब यहाँ से एक पॉइंट समझ में आया, ऑल, देखो मैंने ऑल लिखा है, ऑल मेटल बाइकार्बोनेट मतलब SCO3 पे सिंगल माइनस जो सॉल्ट्स होंगे आर सॉल्युबल इनसॉल्युबल, तो सॉल्युबल होंगे आपके। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल मतलब सॉल्युबल सॉल्युबल होंगे, लेकिन इसमें सिर्फ एक को छोड़कर, सिर्फ एक को, किसको, ऊपर तो लिखा है भी तो सोडियम बाई कार्बोनेट, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब ऑल बाइकार्बोनेट आर सॉल्युबल, लेकिन सिर्फ एक को छोड़ करके सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब ये आपका क्या है, इनसॉल्युबल। यही सिर्फ आपका क्या है, इनसॉल्युबल, बाकी सब क्या है, सॉल्युबल है, ठीक है। ऑल्सो इसके साथ एक चीज़ और, यही कारण है कि जो आपका मेटल बाइकार्बोनेट है, जो आपका मेटल जो बाइकार्बोनेट है SCO3 माइनस, ये सिर्फ एग्जिस्ट करता है, किस में एग्जिस्ट करेगा, ओनली इन सॉल्यूशन फेज, सिर्फ ये सॉल्यूशन फेज में एग्जिस्ट करता है। सॉल्यूशन फेज मेटल कार्ब जो बाइकार्बोनेट है एग्जिस्ट ओनली इन सॉल्यूशन फेज, नेवर इन किस में नहीं एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, नेवर इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि मेटल का जो बाइकार्बोनेट है वो सॉल्यूशन फेज में एग्जिस्ट करता है, सॉल्यूशन फेज में मतलब पानी में ही एग्जिस्ट करता है, ये किस में नहीं एग्जिस्ट करता है, सॉलिड स्टेट में, लेकिन एक्सेप्ट फर्स्ट ए का बाइकार्बोनेट, फर्स्ट ए का जो बाइकार्बोनेट है उसमें भी लिथियम बाइकार्बोनेट को छोड़ करके, बार बार लिथियम को छुड़वा रहा हूँ, लिथियम बाइकार्बोनेट को छोड़ देना, इसको छोड़ करके, इसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, इसको छोड़ करके इसके जो कार्बोनेट से फर्स्ट ए के बाइकार्बोनेट जो है वो दे एग्जिस्ट, दोनों फेज में एग्जिस्ट करता है, सॉल्यूशन फेज एज वेल एज सॉलिड स्टेट, या सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉल्यूशन फेज में भी एग्जिस्ट करता है और
सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेटल के जो बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट ध्यान रखना है, मेटल के बाइकार्बोनेट किस में एग्जिस्ट करता है, सिर्फ सॉल्यूशन फेज में, लेकिन किसको छोड़ करके, फर्स्ट ए ग्रुप को छोड़ कर, मतलब फर्स्ट ए ग्रुप का जो है वो सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करेगा और साथ ही साथ सॉल्यूशन फेज में भी एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल करा देता हूँ मैं आपको। जैसे अगर मान लो कि हम लिए पोटेशियम बाइकार्बोनेट KaCO3, अब मैंने लिखा सॉलिड, ये लिखना सही गलत है ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट, अभी तुरंत हम लोग क्या पढ़े कि पोटेशियम जो मेटल के जो बाइकार्बोनेट होंगे वो सिर्फ और सिर्फ किस में एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन फेज में, यानी कि उसको छोड़कर, फर्स्ट ए को छोड़ करके, मतलब फर्स्ट ए का जो है, फर्स्ट ए का लिथियम को छोड़कर जो फर्स्ट ए का है, फर्स्ट ए का बाइकार्बोनेट, वो सॉलिड फेज में भी एग्जिस्ट करेगा और सॉल्यूशन फेज में एग्जिस्ट करेगा, मतलब सॉलिड लिखे इसका तो सही है ये लिखा हुआ है। ठीक है, लिथियम अगर बाइकार्बोनेट की बात करूँ तो लिथियम बाइकार्बोनेट सिर्फ और सिर्फ लिथियम बाइकार्बोनेट के साथ अगर यहाँ सॉलिड लिखा हुआ एस, तो सही गलत है, तो ये गलत है क्योंकि मैंने बोला फर्स्ट ए का बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है और सॉल्यूशन फेज में एग्जिस्ट करता है, लेकिन लिथियम को छोड़ करके, इसका तो लिथियम गलत है। अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaSCO3 का होल 2 और लिखता हूँ बगल में एक्वस, तो ये सही है गलत है? बिल्कुल सही है, सही है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं सिर्फ सॉल्यूशन फेज में एग्जिस्ट करता है। अगर मैं लिखता हूँ सिल्वर सिल्वर HCO3 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉलिड, तो सही है गलत है? क्योंकि मैंने पढ़ा है कि जितने मेटल कार्बोनेट है वो एक्वस फेज में एग्जिस्ट करता है, सॉल्यूशन फेज में, इसका तो ये गलत है। अगर मैं लिखता हूँ कैल्शियम बाइकार्बोनेट SCO3 का होल 2, यहाँ सॉलिड लिखता हूँ, अगर मैं ये एक्वस मैंने लिखा था यहाँ सॉलिड लिखते हैं, तो इसका तो ये गलत है। अगर मैं लिखता हूँ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट SCO3 का होल 2 और यहाँ सॉलिड लिखते हैं, तो सही गलत है? तो गलत है ये भी, क्योंकि मैग्नीशियम का जो बाइकार्बोनेट होगा वो एग्जिस्ट करेगा कि सिर्फ सॉल्यूशन फेज में एग्जिस्ट करेगा। तो इससे कुछ समझ में हमको आया। अच्छा, और कुछ देखते हैं यहाँ पे। अगेन एक चीज़ और, एक टर्म है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक होता है डेलिक्विसेंस, एक होता है इफ्लोरेसेंस। ये होता क्या है इसको जरा समझते हैं। जैसे अगर कोई सॉल्यूशन है, क्या है, अगर कोई सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में अगर आप गैस को ऐड करते हैं, प्लस लिखा मैंने, गैस को, हम कोई गैस को ऐड कर देते हैं और ऐड करने से अगर सॉलिड बनता है, क्या बनता है, सॉलिड, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डेलिक्विसेंस, डेलिक्विसेंस बोलते हैं। ठीक है, और अगर कोई सॉल्यूशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझेंगे इसको, ये टर्म कई बार यूज़ होता है, और अगर इससे कोई गैस निकाल देते हैं या कोई गैस निकल जाता है और तब सॉलिड का फॉर्मेशन होता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इफ्लोरेसेंस, इफ्लोरेसेंस, EFFLUORESCENE, इफ्लोरेसेंस, इफ्लोरेसेंस, बिल्कुल इफ्लोरेसेंस बोलते हैं इसको, अगर गैस निकाल देते हैं इफ्लोरेसेंस बोलते हैं। सॉल्यूशन गैस ऐड किए, डेलिक्विसेंस बोलेंगे, सॉल्यूशन गैस निकल गया सॉलिड बना, इफ्लोरेसेंस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको इस पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे इसको याद आप रखेंगे आप लोग। जैसे मैं एक एग्जांपल लगाता हूँ, जैसे अगर मान लो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अब ये से सोल्यूशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लिए हम, ठीक है, और इसमें हम क्या किए कि CO2 को ऐड किए, CO2 गैस को, CO2 गैस को हम ऐड किए। जैसे CO2 गैस को ऐड करेंगे तो ये सोडियम कार्बोनेट बनाएगा। अब सर ये सोडियम कार्बोनेट कैसे बना, मैं मेंशन करता हूँ। जैसे ये आपको पता है कि ये आपका क्या है, बढ़िया सीखना जरा यहाँ पे, ये आपका सॉल्यूशन है, मतलब ये आपका क्या है, बेस है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, और CO2 आप याद करो, CO2 एसिड होता है। ठीक है, ऐसे CO2 नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड होता है, पढ़ाया भी होगा मैंने, ये एसिड है। तो एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। अब सर सवाल ये कि सॉल्ट हम कैसे लिखेंगे, तो अब देखो एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल को मिलाते हैं सॉल्ट बनता है, तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, Na+। ठीक है, और ये जो CO2 जो गैस जैसे ही आप डाले होंगे सोल्यूशन में पानी है, H2O है, तो H2O जब CO2 के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनाएगा, H2CO3 हाइड्रो कार्बोनिक एसिड बनाएगा। और कार्बोनिक एसिड का एसिड रेडिकल कौन सा होगा, CO3 पे डबल माइनस, तो CO3 पे डबल माइनस, ठीक है, CO3 पे डबल माइनस और Na पे सिंगल प्लस, तो सॉल्ट आपका Na2CO3 बनेगा। क्लियर है, ये सॉलिड होता है आपका। सॉलिड क्यों मैंने बोला, क्योंकि अभी हम लोग तुरंत पढ़े कि ऑल मेटल कार्बोनेट्स आर, ज़्यादातर मेटल के जो कार्बोनेट होते हैं वो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, याद करो इनसॉल्युबल होता है। तो ये आपका क्या है, सोडियम कार्बोनेट बना है, तो सोडियम कार्बोनेट क्या है, ये सॉलिड होगा। तो ये जो सॉलिड बना है, तो इस जो सॉलिड बना है तो इसमें
इसमें सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, जो NaOH का जो सोल्यूशन आप लिए उसको क्या बोलेंगे, इसलिए यहाँ पे NaOH को क्या बोलेंगे, डेलिक्यूसेंट इसको बोलेंगे, ये इसको डेलिक्यूसेंट बोलेंगे, प्रोसेस को डेलिक्यूसेंस बोलेंगे, डेलिक्यूसेंट इसको बोलेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मान लो कैल्शियम बाइकार्बोनेट लेते हैं, उसी प्रकार मैंने लिया कैल्शियम बाइकार्बोनेट, फॉर्मूला ये होगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और जब हम इसको हीट करते हैं तो CO2 गैस निकलता है। ठीक है, हीट करेंगे CO2 गैस निकलेगा और हमारा बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉलिड होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे क्या, इफ्लोरेसेंस। और जो आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट है इसको हम लोग बोलेंगे इफ्लोरेसेंट। इफ्लोरेसेंट इसको बोलेंगे, क्लियर है? ठीक है, इफ्लोरेसेंट बोलेंगे इसको। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लगा दिया, छोटा सा टर्म है, आपको टर्म बस ध्यान रखना, डेलिक्यूसेंस और इफ्लोरेसेंस। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 11वां पॉइंट हमारा है सल्फाइड। फॉर्मूला SO3 पे डबल माइनस, SO4 पे डबल माइनस सल्फेट होता है, सल्फाइड एंड बाईसल्फाइड, HSO3 पे सिंगल माइनस। ठीक है, सॉल्ट्स, इसको बोलते हैं बाईसल्फाइड्स, बाईसल्फाइड। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं जरा, मतलब सल्फाइड एंड बाईसल्फाइड सॉल्ट्स। देखो, ध्यान रखने के लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, जिस प्रकार आपने कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को ट्रीट किया है, जो भी उसके आप तरीके पर हैं, सेम तरीका सल्फाइड और बाईसल्फाइड के लिए भी लगा देना है। जैसे इसमें मैं वही लिखूँगा, मोस्टली, ज़्यादातर मेटल, पहले सल्फाइड के बारे में देखता हूँ, मेटल सल्फाइड SO3 पे डबल माइनस, सॉल्ट्स आर इनसॉल्युबल। मैंने लिखा था कार्बोनेट के बारे में, कार्बोनेट भी इनसॉल्युबल होता है ज़्यादातर। ठीक है, लेकिन फर्स्ट का जो सल्फाइड होगा SO3 पे डबल माइनस जो होगा, ये क्या होंगे, एंड अमोनियम सल्फाइड SO3, अमोनियम का होल्ट हो जाएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ये आर सॉल्युबल या इनसॉल्युबल, ये सॉल्युबल मेंशन मैंने किया है। ठीक है, सॉल्युबल सही ना, मोस्टली मेटल सल्फाइड सॉल्ट्स आर इनसॉल्युबल। और इन तीनों को ये इसके सॉल्ट्स क्या होंगे, फर्स्ट और अमोनियम के सल्फाइड के सॉल्ट क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। फिर से मैं उन तीनों को भी डिस्कस कर देता हूँ, उन तीनों में जरा सा मेंशन करता हूँ, उन तीनों में, हालांकि उन तीनों को मैंने मेंशन किया था या नहीं, उन तीनों को मैंने मेंशन हाँ किया होगा मैंने, नहीं उसका उन तीनों को मेंशन नहीं किए थे, बस इतना ही मेंशन किए थे कि जो फर्स्ट का जो सॉल्ट होगा सल्फाइड होगा और अमोनियम जो सल्फाइड होगा वो क्या होगा, सॉल्युबल होगा। तो उसी प्रकार ये भी क्या है, सॉल्युबल है। अच्छा, लेकिन फर्स्ट में किसको छोड़ करके, ये तो जरूर मेंशन किया होगा, लिथियम का, मतलब Li2SO3, ये सॉल्युबल या इनसॉल्युबल, तो ये इनसॉल्युबल होगा। जैसे मैंने मेंशन किया था ये कार्बोनेट में भी लिथियम का कार्बोनेट क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। उसी प्रकार ये लिथियम का सल्फाइड भी क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा, इसको ध्यान रखना है। अच्छा, उसी प्रकार नाउ जब हम मेटल सल्फाइड में कोई एक मेटल ले लिए M सल्फाइड SO3 पे डबल माइनस, फॉर्मूला ये होगा, और इसमें जब H2O में डाल करके जब एक्सेस SO2 गैस पास कराते हैं, एक्सेस SO2 गैस जब पास कराते हैं तो मेटल बाईसल्फाइड बनता है, HSO3 पर सिंगल माइनस, ये बन जाता है हमारा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कौन सा मैंने मेटल मेंशन किया है, मैंने फर्स्ट का मेटल नहीं लिया है, लेकिन लिथियम को लिया है मैंने, क्योंकि ये इनसॉल्युबल है। एक चीज़ बताओ, मेटल सल्फाइड्स क्या है, इनसॉल्युबल या सॉल्युबल, तो इनसॉल्युबल, लेकिन इनसॉल्युबल, तो इनसॉल्युबल है तो कौन सा मैंने मेटल मेंशन किया है, फर्स्ट नहीं, लेकिन फर्स्ट में लिथियम, क्योंकि फर्स्ट का जो सल्फाइड है वो क्या है, सॉल्युबल है, यहाँ मैंने लिखा है सॉल्युबल है, इसलिए इसको छोड़ करते हैं, ये इनसॉल्युबल है। जब पानी में डाल करके एक्सेस SO2 गैस पास कराते हैं तो मेटल का बाई सल्फाइड बनता है, और देखा गया इसका जो सोल्यूशन आता है वो क्लियर सोल्यूशन आता है। तो क्लियर सोल्यूशन का मतलब हो गया ये सॉल्युबल या इनसॉल्युबल, ये हो गया सॉल्युबल, आपका ये सॉल्युबल है। तो यहाँ से एक पॉइंट मेंशन कर सकता हूँ, ऑल मेटल बाईसल्फाइड,
ठीक है, सॉल्ट्स आर सॉलेबल, मतलब सॉलेबल होंगे। ठीक है, जिस प्रकार मैंने कार्बोनेट पढ़ा है उसी प्रकार आप सल्फाइट और बाईसल्फाइट को भी ट्रीट करें। ठीक है, एकदम ध्यान रहेगा, सेम है, बिल्कुल ध्यान रहेगा। ठीक है, अभी तक टोटल हम लोगों ने 11 पॉइंट पढ़ा है, लेकिन अगले पॉइंट पर जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें पढ़ाना चाहता हूँ, थोड़ा हट करके। सॉल्वे प्रोसेस, ठीक है, सॉल्वे प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम लोग सोडियम कार्बोनेट का प्रिपरेशन करते हैं। मतलब प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट बनाने का जो तरीका है, सोडियम कार्बोनेट का जो बनाने का तरीका है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार एग्ज़ाम पूछा भी है। तो हम लोग एक छोटे से हेडिंग के साथ हम लोग पहले पढ़ लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ बनाने की विधि। किसका? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट खाने वाला सोडा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट किस मेथड से? सॉल्वे, एक साइंटिस्ट के नाम पे है, सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस के द्वारा हम लोग सोडियम कार्बोनेट क्यों बनाते हैं? सवाल आपके मन में एक ये भी होगा कि सर यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे डिस्कस करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जो सॉल्वे प्रोसेस है वो सॉल्बिलिटी इनसॉल्बिलिटी पे आधारित है। तो हम लोग चूँकि सॉल्बिलिटी पढ़ रहे थे और तुरंत अभी कार्बोनेट वगैरह पढ़े हैं, तो इसलिए मैं यहाँ आपको ये प्रिपरेशन दिखा देता हूँ। तो सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन को ट्रीट करते हैं अमोनियम बाइकार्बोनेट के साथ। ठीक है, तो एक लाइन में मेंशन कर देता हूँ कि ब्राइन सॉल्यूशन, कुछ बच्चे के दिमाग में होगा सर ब्राइन सॉल्यूशन आज तक हम लोग पढ़े नहीं। सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन इज ट्रीटेड, किसके साथ ट्रीट करते हैं इसको? विथ अमोनियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, अमोनियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन कोई नया चीज़ नहीं है। ब्राइन सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। तो हमने लिया सोडियम क्लोराइड एक्वस, मतलब इसको हम लोग क्या बोल देंगे? ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, और इसके साथ किसका रिएक्शन कराएंगे? बाइकार्बोनेट, अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट NH4HCO3, ये एक्वस। ठीक है, इन दोनों को लिए। अच्छा, तो इन दोनों को लेने से ही हमारा क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट बनता है। कैसे बनता है उसको ज़रा देखते हैं। जब इन दोनों सॉल्यूशन को, ये आपका सॉल्यूशन है, जब इन दोनों के सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, जैसे इन दोनों को मिलाएं तो हमारा क्या बनता है? आप आराम से रिएक्शन भी समझ सकते हो। डबल डिस्प्लेसमेंट होगा आपका, कैटायन एनायन एक्सचेंज होगा। ठीक है, सोडियम किसके साथ चला जाएगा? बाइकार्बोनेट के साथ, और क्लोरीन किसके साथ चल जाएगा? अमोनिया के साथ। तो आपका क्या बनेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, प्लस और क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। देखो अमोनियम क्लोराइड में मैं लिख रहा हूँ एक्वस, लेकिन सोडियम कार्बोनेट में मैं नहीं लिखूंगा एक्वस, सॉलिड लिखूंगा। ये PPT बनेगा, क्योंकि अभी हम तुरंत पढ़े हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सारे मेटल के बाइकार्बोनेट्स सॉल्युबल होते हैं, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? इनसॉल्युबल। तो ये आपका इनसॉल्युबल हो गया। तो जैसे ही ये इनसॉल्युबल हुआ, मतलब ये सॉल्यूशन में बैठ गया, ये सॉल्यूशन में है, ये सॉल्यूशन के नीचे आ गया, तो इसको तुरंत हम लोग क्या कर लेंगे? फिल्टर्ड कर लेंगे और इसको सुखा लेंगे। एंड ड्राइड, गलती लिखे, DRI होता है, DRIED, ड्राइड मतलब सुखा लिए। इसको फिल्टर्ड किए, उसके बाद सुखा लिए। तो नाउ सुखाने के बाद फिर अब क्या लिए? ये जो सोडियम जो बाइकार्बोनेट था हमारा NaSCO3, इसको स्ट्रांगली हीट किए, तेजी से इसको क्या किए? हीट किए। तो अगर इसको हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा? याद करो, कभी पढ़ाए होंगे, मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2 बनता है, H2 प्लस CO2। तो ये सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ये सॉलिड था आपका, है ना, इनसॉल्युबल सॉलिड था, फिल्टर करके सुखाए। ये सॉलिड प्लस H2O, अब प्लस क्या? CO2 गैस, ये बनेगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से देखो आपका क्या मिल गया? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट आपको मिल गया, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, जो हमको चाहिए वो मिल गया। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है? ये तो सिंपल है। इम्पॉर्टेंट क्या है? देखो इम्पॉर्टेंट ये है कि पहली बात तो ये आप ये जान लो कि सॉल्वे प्रोसेस से हम लोग सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि ब्राइन सॉल्यूशन मतलब सोडियम क्लोराइड को जब अमोनियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं
तो आयन एक्सचेंज के कारण सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बनता है। हम जानते हैं कि जैसा कि ये इनसॉल्युबल है, सॉलिड है, ये सॉल्युबल है, पानी के नीचे बैठ गया होगा, इस सॉल्यूशन में है, ये नीचे बैठ गया। जब इसको फिल्टर करके सुखा लेंगे तो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट आएगा, और इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, है ना। ये सॉलिड रहेगा आपका, ये निकल जाएगा। तो ये आपका सोडियम कार्बोनेट इस प्रकार से मिल गया। लेकिन एक चीज़ ये है कि अगर आपको लार्ज स्केल पे सोडियम कार्बोनेट बनाना है तो जो रेसिडुअल है, जो इससे चीज़ें जो बचता है, जैसे हमारा जो मिलता है, जैसे अमोनियम क्लोराइड फालतू हमारे लिए हो गया, CO2 हमारे लिए फालतू हो गया, तो इन सब को जब रिसाइकिल कर लेंगे तो रिसाइकलिंग प्रोसेस, अगर रिसाइकलिंग प्रोसेस से इसको गुजारेंगे तो फिर से आपको सोडियम कार्बोनेट मिलने लगेगा। मतलब हम ये कहना चाहते हैं ना कि कॉमर्शियल तौर पे अगर आपको बनाना है ये चीज़ें, तो इसको बनाने के लिए आपका ये 2 चीज़ खर्च हो रहा है। ये तो सिंपल है, ये तो बड़ा सस्ता है, सोडियम क्लोराइड नमक काफ़ी सस्ता है, लेकिन अमोनियम का बाइकार्बोनेट थोड़ा महंगा है। तो आपको इसको बनाने के लिए, फाइनली इसको बनाने के लिए आपको, ये तो सस्ता मिल जाएगा, ये महंगा है, तो इसको हमको कम यूज करना है, कोशिश करना है कि हम इसको कम इस्तेमाल करें, ताकि हमारा जो सोडियम कार्बोनेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बन सके और सस्ते दामों में हम लोगों तक उसको पहुंचा सके। तो इसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो रेसिडुअल बचता है हमारा, जैसे रेसिडुअल देखो, जब फिल्टर करके ड्राइड कर लिए तो ये हमारा रेसिडुअल है, ये हमारा क्या है, रेसिडुअल है, मतलब बचा हुआ पार्ट है, ठीक है, ये ना हमारा रेसिडुअल है। तो ये जो रेसिडुअल है और ये सब रेसिडुअल, अगर इन सब को इस्तेमाल करेंगे तो फिर से आपका ये बन जाता है। देखिए कैसे, जैसे अगेन या ऑल्सो, जैसे आपका जो अमोनियम क्लोराइड है, सॉल्यूशन में जो था अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, तो इस अमोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पास कराते हैं, लाइम वाटर, ठीक है, लाइम वाटर पास कराते हैं, लाइम वाटर, ये तो सस्ता होता है, लाइम वाटर अलग से ले आते हैं केमिकल, ठीक है, ये रिमेन्स ऑफ सॉल्यूशन जो बचा हुआ था, लाइम वाटर लाते हैं, ठीक है, लाइम वाटर, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करता है। आप समझ सकते हो कि ये सिंपल रिएक्शन भी है, अमोनियम साफ साफ दिख रहा है कि इसका कैटायन उसके आयन के साथ ऐसे करके तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ये तो एक्वस होगा, ठीक है, एक्वस हो गया, और प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मैंने एक बार पढ़ाया होगा कभी, अमोनिया भी लिख सकते हैं, अब प्लस H2O भी लिख सकते हैं, अमोनिया प्लस वाटर, या उसी तरह से देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दोनों को कंबाइंड फॉर्म। तो अगर हम लोग चाहे तो अमोनिया ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो क्या है कि जो अमोनियम बाइकार्बोनेट था उसको हीट किया तो अमोनियम, सॉरी, जो सोडियम बाइकार्बोनेट था उससे तो सोडियम कार्बोनेट मिल ही गया हमको। अच्छा, अब क्या होगा थोड़ा समझेंगे। CO2 गैस और NH3 जो है, जब हम लोग क्या करेंगे कि अमोनिया में, ठीक है, CO2 गैस को जो निकला हमारे यहाँ, CO2 और अमोनिया, इन दोनों को आपस में रिएक्शन कराते हैं, इन दोनों को, तो हमारा क्या बनेगा, अमोनिया आपका बेसिक होता है और CO2 क्या होता है, एसिड होता है। याद करो, ये आपका क्या है, ये जो मिला हमारा दोनों जो गैस, इन दोनों को क्या कर लेते हैं हम लोग, रिएक्शन कराते हैं। यहाँ से जो मिला अमोनिया उसको ले लेते हैं और यहाँ से CO2 ले लेते हैं, तो अमोनिया, ठीक है, अब प्लस CO2, अमोनिया ये आपका क्या है, बेस है, अमोनिया बेस होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका क्या है, एसिड होता है। तो ये दोनों जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, इन दोनों के कंबाइंड रिएक्शन से क्या बनेगा, सॉल्ट बनाएंगे, तो अमोनियम कार्बोनेट बनेगा ना, अमोनियम कार्बोनेट, NH4 का होल 2 CO3, अमोनियम कार्बोनेट बन गया। अब क्या करेंगे कि अमोनियम कार्बोनेट है, बढ़िया सीखना जरा यहाँ पे, अमोनियम कार्बोनेट, और इसमें अमोनियम कार्बोनेट में अब क्या करते हैं कि वाटर और CO2 दोनों ऐड करते हैं। तो CO2 तो हमको मिल ही रहा है यहाँ से, तो वाटर प्लस CO2 दोनों ऐड करते हैं। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े कि अगर किसी मेटल के कार्बोनेट में अगर वाटर ऐड करके CO2 अगर एक्सेस पास कराते हैं तो क्या हमारा बन जाता है, अगर एक्सेस इसको पास कराते हैं, एक्सेस, तो हमारा क्या बन जाता है, अमोनियम बाइकार्बोनेट। देखो अमोनियम बाइकार्बोनेट इस तरह से यहाँ से फिर से देखो रिसाइकिल कर रहे हैं, मिल जा रहा है। मतलब जो आपका वेस्टेज चीज़ जो है ना, उससे आप दोबारा क्या कर रहे हैं, अमोनियम बाइकार्बोनेट को प्रोवाइड करा ले रहे हैं। तो इससे आपका क्या हो रहा है कि बार बार सोडियम क्लोराइड खर्च हो जा रहा है, और जो रेसिडुअल है उस रेसिडुअल की मदद से आप अमोनियम बाइकार्बोनेट ले आ रहे हैं, जिससे आपका सोडियम कार्बोनेट आपका ज़्यादा से ज़्यादा बन पा रहा है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब कुछ बच्चे के दिमाग में ये भी होगा कि सर कुछ खास नहीं है, मतलब सोडियम कार्बोनेट को बना लिए। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ जो सोडियम जो कार्बोनेट आप बनाए हो, ये जो सॉल्वे प्रोसेस से बनाए हो, ये सॉल्वे प्रोसेस इनसॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट पे बेस्ड है।
आप इससे पोटेशियम कार्बोनेट नहीं बना सकते हो। सोच कर देखो जरा, क्योंकि पोटेशियम कार्बोनेट को नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते हैं? तो देखो, अगर पोटेशियम कार्बोनेट को बनाना होगा तो आप क्या लाओगे, यहाँ पोटेशियम क्लोराइड लाओगे, तो यहाँ से आपका पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनेगा। लेकिन पोटेशियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबल कि इनसॉल्युबल? सॉल्युबल है। तो अगर ये सॉल्युबल है तो ये भी सॉल्युबल, तो सॉल्यूशन से आप इसको फिल्टर कर ही नहीं सकते हैं, अलग कर ही नहीं सकते, सॉल्यूशन में रह गया। तो जब फिल्टर्ड होगा ही नहीं, अलग होगा ही नहीं, तो फिर आप कैसे उस पोटेशियम बाइकार्बोनेट से पोटेशियम कार्बोनेट बना सकते हो? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो सॉल्वे प्रोसेस है, जो सॉल्वे प्रोसेस है, उसके लिए एक लाइन में लिख सकता हूँ कि सॉल्वे प्रोसेस क्या लिख सकता हूँ, इज बेस्ड ऑन इनसॉल्युबिलिटी। किसके इनसॉल्युबिलिटी? ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट की इनसॉल्युबिलिटी पे ये आधारित है। अच्छा, एक चीज़ और, सॉल्वे प्रोसेस से आप पोटेशियम कार्बोनेट नहीं बना सकते हैं। तो लिख सकते हैं K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय किसके द्वारा? सॉल्वे प्रोसेस। ठीक है, क्यों? क्योंकि पोटेशियम बाइकार्बोनेट क्या है, इज सॉल्युबल है, इसलिए आप नहीं बना सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपका सॉल्वे प्रोसेस खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि कार्बोनेट और सल्फाइड का डिटेक्शन आता है, कि आप कैसे पहचान सकते हो या कैसे पता लगा सकते हो कि किसी मेटल के सॉल्ट में है ना कार्बोनेट या सल्फाइड प्रेजेंट है, रेडिकल्स प्रेजेंट है। ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो हेडिंग में लगाता हूँ डिटेक्शन ऑफ कार्बोनेट CO3 एंड सल्फाइड सॉल्ट्स, या आप कार्बोनेट और सल्फाइड का रेडिकल्स भी बोल सकते हो। ये रेडिकल्स भी है, याद करो, ये एसिड रेडिकल होता है ना, एसिड रेडिकल्स। ठीक है, तो हमको इसको डिटेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग डिटेक्शन ऑफ कार्बोनेट पढ़ते हैं। ठीक है, कार्बोनेट। तो अभी से कार्बोनेट तो रेडीमेड मिलता नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या लाते हैं, किसी अननोन मेटल का, अनजाना सब केटायन का कोई रेडिकल लेके आते हैं, कार्बोनेट का रेडिकल लेके, कार्बोनेट का कोई सॉल्ट लेके आते हैं, सॉरी। तो मान कर चलो हम लाए, फॉर एग्जांपल हम लेकर आए सोडियम कार्बोनेट। आप कुछ भी ला सकते हो, हम लाते हैं यहाँ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, एक कार्बोनेट का सेम सॉल्ट लाए हम लोग, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और जब इस सोडियम कार्बोनेट में हम लोग कोई एसिड ऐड कर देते हैं, एसिड, चाहे आप H2SO4 ऐड करो, चाहे आप HCl वगैरह कुछ भी अगर ऐड करो, कोई भी एसिड आप इसमें ऐड करो, तो जब आप एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ ऐड करोगे तो आपका क्या बनेगा? जैसे अगर मान लो एसिड के तौर पे अगर हम ऐड करते हैं, मान लो सल्फेट ही अगर ऐड करते हैं H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड अगर ऐड करते हैं, ये वाला एसिड, तो हमारा बनेगा सोडियम सल्फेट Na2SO4 अब प्लस H2O अब प्लस CO2। आप समझ सकते हो, पहले तो केटायन आयन को थोड़ा वो कर लो, एक्सचेंज कर लो, तो सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन कार्बोनेट H2CO3। तो H2CO3 का अगर तुम इस H2CO3 को क्या आप ऐसे लिख सकते हो ना, H2 प्लस CO2, हाइड्रस एंड हाइड्रस ये पढ़ाया होगा मैंने, है ना, ये लिख सकते हैं हम लोग, CO2 गैस यहाँ से निकलेगा, H2O प्लस क्या बनेगा, CO2 गैस निकलेगा। तो जो CO2 गैस निकला है, अब ये जो गैस इवॉल्व हुआ है, तो गैस कार्बोनेट अगर है, गैस इवॉल्व CO2 मस्ट बी। CO2 अगर निकला है तो क्या क्या होना चाहिए? पहला एसिडिक होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़े एसिडिक है। ठीक है, जो CO2 गैस निकला है अगर वो एसिडिक है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कार्बोनेट हो सकता है। और CO2 का एक प्रॉपर्टीज होता है, CO2 जो गैस होता है ये कलरलेस होता है एंड ऑर्डरलेस भी होता है। ऑर्डरलेस मतलब रंगहीन होता है, कोई कलर नहीं होता उसका, और कोई ऑर्डर मतलब किसी प्रकार का कोई स्मेल नहीं होता है, किसी तरह का कोई ऑर्डर नहीं आता है। ठीक है, अगर ऐसा हो। और CO2 जो है वो O2 गैस से भी क्या होता है, एयर से वो मतलब भारी होता है। ठीक है, अगर भारी है, हैवियर देन एयर से अगर वो भारी है, ये होना चाहिए। अगर ऐसा है, या वाटर सॉलेबल होना चाहिए। CO2 जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वाटर सॉलेबल भी है, CO2 गैस
सॉल्युबल होता है, जो आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हो उसमें CO2 गैस ही सॉल्युबल रहता है। तो अगर ये सारे प्रॉपर्टीज़, अगर ये सारे प्रॉपर्टीज़ उस गैस में है, ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर उस गैस में है, तो इसका मतलब ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज किसके लिए वैलिड है? CO2 के लिए। तो अगर CO2 इन सारे प्रॉपर्टीज को वैलिड करता है तो इसका मतलब CO2 क्या है? CO2 अगर वैलिड करता है तो इसका मतलब क्या है कि वो कार्बोनेट है। इस प्रकार से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर और कंफर्मेशन चाहिए तो अब क्या करते हैं कि जो यहाँ से CO2 निकला है, जो यहाँ CO2 निकला है, इसको हम लोग लाइम वाटर के साथ ऐड करते हैं। कैल्शियम, नाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर इसको कहते हैं, लाइम वाटर, ठीक है, जो कि ये सॉल्युबल होगा ऑब्वियस है, बेसिक भी, और क्या है ये सॉल्युबल है। लाइम वाटर क्या है? सॉल्युबल है, ठीक है। और एसिड है कि बेस है? बेसिक है। और जब इसमें हम लोग CO2 ऐड करते हैं, आप याद करो CO2 एसिड होता है, तो बेस और एसिड मिलकर क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट बनाएंगे। कैसे? आप याद करो यार, कैल्शियम पे 2+, ठीक है, ये बेस है, बेस है, और ये आपका क्या है? एसिड है। तो बेस क्या प्रोवाइड करेगा? कैल्शियम पे $+, और ये क्या प्रोवाइड करेगा? CO3 पे $-, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। इसके सोल्यूशन में जब ऐड करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। और कैल्शियम कार्बोनेट, ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल, याद करो ये सॉलिड है, तो ये हमारा PPT बन जाएगा, वाइट PPT। इसका कलर वाइट PPT होता है, ये मिल्की वाइट होता है, ये मिल्की वाइट बनता है। अच्छा, ये जो मिल्की वाइट आपका बना है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, मिल्की वाइट जो बना है, ठीक है, बढ़िया से देखना यहाँ पे जरा, मिल्की हुई वाइट बना है आपका, PPT जो सॉलिड है आपका। अगर इसमें हम लोग वाटर ऐड करके और एक्सेस मात्रा में CO2 अगर प्रोवाइड करा दिया जाए तो ये तुरंत क्या बना लेगा? कैल्शियम बाई कार्बोनेट बना लेगा। बिल्कुल पढ़े भी हम लोग। तो ये आपका इनसॉल्युबल है, या क्या है आपका? इनसॉल्युबल है। और ये क्या है आपका? सॉल्युबल है। या क्लियर सोल्यूशन दिखेगा यहाँ पे, दैट इज क्लियर सोल्यूशन, क्लियर सोल्यूशन। तो इसका मतलब यहां से अब कंफर्म हो गए कि कहीं ना कहीं ये आपका कार्बोनेट है। CO3 गेट्स कंफर्म्ड, कंफर्म हो पाता है कि आपका कहीं ना कहीं वो कार्बोनेट है, यहाँ से कंफर्म होता है। मतलब सबसे पहला चीज़ कि हमको कार्बोनेट को कंफर्म करना है कि कार्बोनेट है कि नहीं, तो पहले हम कोई मेटल का कार्बोनेट लाएं, ठीक है, ओके, अच्छे से समझ में जरा। मेटल का कार्बोनेट लाएं, उस मेटल के एक कार्बोनेट ला करके जब उसमें एसिड ऐड किए तो हमारा क्या रिलीज होगा? CO2 गैस रिलीज करेगा, ठीक है, CO2 गैस रिलीज करेगा। अच्छा, तो CO2 गैस का पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे पहले चेक की क्या ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर वो फॉलो कर रहा है इसका मतलब CO2 गैस हो सकता है। फिर और भी कंफर्मेशन करने के लिए हम लोग क्या किए कि उस CO2 गैस को हम लोग लाइम वाटर के साथ ऐड किए, लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड किए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब ऐड किए इसमें तो हमारा क्या बन गया? कार्बोनेट बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट क्या? इनसॉल्युबल है। और अगर कैल्शियम कार्बोनेट अगर बनता है तो इसका मतलब वो इनसॉल्युबल होना चाहिए। तो इनसॉल्युबिलिटी तो हमको क्लियर दिखेगा। तो अगर वो इनसॉल्युबल है, अगर ये बन गया, फिर क्या करेंगे हम लोग? वाटर ऐड करके एक्सेस CO2 पास कराएंगे तो वो मेटल का बाइकार्बोनेट बनेगा, और मेटल का बाइकार्बोनेट क्या होता है? सॉल्युबल, तो क्लियर सोल्यूशन बन जाता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो विजुअल चेंज हो रहा है। अब समझो ना, पहले ये आपका सॉल्युबल है, ठीक है, तो जब CO2 हम पास कराएं तो ये बन गया आपका इनसॉल्युबल बन गया, ठीक है। अब फिर उसमें जब H2 और CO2 गैस एक्सेस पास करा दिए, अब फिर से वो सॉल्युबल हो गया। तो अगर ये चेंजेस अगर आपको दिखता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं CO3 है, इसका मतलब कार्बोनेट है, इसका मतलब वो कंफर्म हो जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और बच्चे के दिमाग में आ रहा है, सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्यों, इसकी जगह पे क्या क्या ले सकते हैं? तो बच्चे इसकी जगह पे सिर्फ आप इसको मिलाकर 3 ही चीज़ ले सकते हो, और सब कुछ भी नहीं ले सकते हैं। मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ला सकते हो, COH का होल 2, या स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड ला सकते हो, या आप बेरियम हाइड्रोक्साइड ला सकते हो। इसके अलावा कोई और नहीं, ये तीनों ला सकते हैं। जैसे देखो, अगर इसके रिप्लेसमेंट ऑफ, अगर लाइम वाटर की जगह पे देखते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ लाइम वाटर, मतलब लाइम वाटर को अगर रिप्लेस करके किसी और को देखें तो क्या होता है। जैसे पहले हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही देख करके अगर समझते जरा। जैसे अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिए, ठीक है, ये सॉल्युबल है, मतलब सॉल्यूशन बनाए, सॉल्युबल है, ठीक है। और जब इसमें ये सॉल्युबल है, जब इसमें CO2 पास कराएं तो आपका क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, ये PPT बन गया। अब फिर से जब इसमें हम लोग H2O में CO2 एक्सेस जब पास करा दिए तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन गया, और ये क्या बन गया? आपका सॉल्युबल हो गया,
तो ये देखो विजुअल चेंज हो रहा है, सॉल्युबल से पीपीटी, फिर पीपीटी सॉल्युबल, ऐसा होगा। ये सही भी है, होता भी है, हम जानते भी है ये सब के बारे में। सॉल्युबल है आपका कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल है, पीपीटी होगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबल है। अच्छा, अगर आप इसके बदले में अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लाते हैं, ठीक है, तो ये तो सॉल्युबल है, लेकिन जैसे ही आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जब अगर आप CO2 गैस पास कराते हैं तो पोटेशियम कार्बोनेट बनता K2CO3, और ये भी क्या है आपका सॉल्युबल है। तो कोई विजुअल चेंज हुआ नहीं, तो नो विजुअल चेंज। जब विजुअल चेंज हुआ ही नहीं, जब कोई चेंजेस आया ही नहीं, तो आप कैसे कंफर्म कर सकते हो कि कार्बोनेट है। इसलिए देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं ले सकते हैं। हाँ, अगर आप स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड लो, देखो आपका आराम से SROH हो जाएगा। SROH का होल टू सॉल्युबल है इनसॉल्युबल, तो ये सॉल्युबल है। ऑल मेटल पढ़ाए होंगे, ऑल मेटल नहीं सॉरी, हाइड्रोक्साइड S ब्लॉक का हाइड्रोक्साइड आर सॉल्युबल पढ़ाए हैं, तो ये सॉल्युबल है आपका, ठीक है। और इसको जब आप लोगे और इसमें जब CO2 गैस ऐड करेंगे तो स्ट्रोंशियम कार्बोनेट बनेगा, और ये पीपीटी है। देखो चेंज हुआ, विजुअल चेंज हुआ। अब फिर उसके बाद H2 ऐड करके CO2 अगर ऐड करेंगे तो स्ट्रोंशियम बाइकार्बोनेट बनेगा, SrSCO3 का होल टू बनेगा। तो ये आपका सॉल्युबल है, याद करो सॉल्युबल है। तो ये विजुअल चेंज आ रहा है, इसका मतलब ये लेना सही है, ठीक है। आप बेरियम हाइड्रोक्साइड लो, बिल्कुल है। आप पी ब्लॉक का कोई मेटल या डी ब्लॉक का कोई मेटल का हाइड्रोक्साइड लो, तो ये तो आपका पहले से पीपीटी है, ठीक है, पीपीटी है। और जब इसका कार्बोनेट बनाओगे तो याद करो कार्बोनेट तो मोस्टली कार्बोनेट इनसॉल्युबल होता है, तो जो जब इसका कार्बोनेट बनेगा इस मेटल का कार्बोनेट, तो ये भी क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। तो नो विजुअल चेंज, कोई विजुअल चेंज आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि सिर्फ और सिर्फ किसको ले सकते हैं हम लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर, इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक हम लोग क्या समझे कि कार्बोनेट को कैसे डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है डिटेक्शन ऑफ सल्फाइड। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि सल्फाइड का डिटेक्शन जो है सेम तरीका होगा जैसे हम लोग कार्बोनेट का किए थे। मतलब जैसे कार्बोनेट को आप डिटेक्ट किए, आप उसी तरह से सल्फाइड को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कार्बोनेट का ट्रेंड था सॉल्युबिलिटी के लिए, उसी प्रकार से सल्फाइड का भी ट्रेंड था। तो मतलब सारी चीज़ सेम होगा, हर चीज़ सेम होगा। जैसे मेटल के कार्बोनेट में जब हम लोग ने H2 पास कर CO2 पास कराया तो कार्बोनेट मेटल का बाइकार्बोनेट बन गया था। उसी प्रकार से जब हम लोग मेटल के सल्फाइड में H2 और SO2 एक्सेस पास कराएंगे तो मेटल का बाई सल्फाइड बन जाएगा। तो सेम ट्रेंड है। तो आप उसी तरह से क्या कर सकते हैं, सल्फाइड को डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि सर हम ये कैसे पहचानेंगे, अंतर कैसे पता करेंगे कि कौन सा सल्फाइड है कौन सा कार्बोनेट है। तो मैं यहाँ हेडिंग लगाने जा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए होगा टॉपिक, डिस्टिंग्विश ऑफ कार्बोनेट एंड सल्फाइड सॉल्ट्स, मतलब या रेडिकल्स, मतलब सल्फाइड और या एंड सल्फाइड एंड कार्बोनेट को कैसे डिटेक्ट करते हैं, सॉरी डिस्टिंग्विश करते हैं, अंतर पता करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों का ट्रेंड तो सेम है। तो जरा देखते हैं अच्छे से। आप किसी मेटल का कार्बोनेट लाओ MCO3 पे डबल माइनस, उसमें अगर हम लोग H2SO4 एसिड डाल देते हैं या कोई भी एसिड डाल देते हैं, ठीक है, ऑब्वियस CO2 गैस रिलीज करेगा, CO2 गैस रिलीज करेगा। बढ़िया समझना है यहाँ पे थोड़ा। और कोई अगर मेटल का, अगर मान लो कि सल्फाइड लाते हैं SO3 पे डबल माइनस, और इसमें भी अगर एसिड कोई डालते हैं H2SO4 ही डाल देते हैं अगर मान लो, तो यहाँ से कौन सा गैस रिलीज करेगा, SO2 गैस, ठीक है। यहाँ CO2 गैस, यहाँ SO2 गैस रिलीज करेगा। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब चीज़ के बारे में। अच्छा, यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, ठीक है, और यहाँ पे भी कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो +4 है, ठीक है। यहाँ पे सल्फर का +4 है, यहाँ भी सल्फर का क्या है, +4 है। तो अच्छे से थोड़ा समझना है यहाँ पे कि यहाँ जो CO2 +4 में है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये CO2 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या होगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, वो ये होगा आपका। याद करो कैसे, अगर कोई स्पेसीज में कोई एलिमेंट अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, और हम लोग पढ़े भी कि कार्बन का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर के बराबर होता है, ग्रुप 4 होता है, याद करो +4 है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और सल्फर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सल्फर में क्या है कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये माइल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका माइल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अपने मध्यम ऑक्सीडेशन स्टेट में ये है। तो इसका मतलब ये दोनों तरह का काम कर सकता है, मतलब ये आपका OA भी हो सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है, एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है। OA और RA दोनों होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा, रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। लेकिन जो आपका CO2 गैस है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो हम आराम से लगा सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक दो एग्जाम्पल दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल
टुवर्ड्स KMnO4 के प्रति इसका जब रिएक्शन कराएंगे टुवर्ड्स KMnO4, तो अगर हम KMnO4 अगर डालते हैं किस में, KMnO4 अगर डालते हैं किसके साथ, अगर CO2 के साथ, CO2 के साथ जो मिला है CO2 हमको, और एक बार हम अलग से डालेंगे किसमें, SO2 के साथ। तो दो जरा अच्छे से देखना, KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका कलर पर्पल भी होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कलर भी पर्पल होता है। तो CO2 गैस नहीं देगा, क्यों, क्योंकि CO2 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर कोई चेंज नहीं आएगा तो यहाँ से तो कंफर्म हो जाएंगे कि इसका मतलब कि ये CO2 है, और SO2 अगर है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑब्वियस है ये क्या होगा, माइल्ड अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एसिडिक मीडियम भी हम लोग ला रहे हैं, H2SO4 वगैरह जो था एसिडिक मीडियम था हमारा, ये भी एसिडिक मीडियम है। तो हम लोग पढ़े भी कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये अपने आप को रिड्यूस करके, ये दोनों है, तो ये इस समय कौन सा काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, ये अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितने में जाएगा, Mn++ में, और Mn++ में अगर गया तो Mn++ का जो कलर होता है वो कलरलेस होता है। तो अगर पर्पल कलर जो है कलरलेस में बदल गया, ये क्यों हुआ, ये भी आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑब्वियस रिएक्शन होगा, और Mn जो +7 में, ये +2 में चला जाएगा, मतलब चेंज आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो इसका कलर जो पर्पल, ये कलरलेस हो जाता है। तो इससे पता चल जाएगा कि हमारा ये क्या है, सल्फाइट है, जो रिएक्शन दे दिया इसका मतलब वो सल्फाइट रहा होगा, ये रिएक्शन नहीं दे पा रहा है। एक चीज़ एक और है, टुवर्ड्स अगर K2Cr2O7 लाते हैं, डाइक्रोमेट लेके अगर आते हैं टुवर्ड्स K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट अगर लेके आते हैं, तो K2Cr2O7 में भी क्रोमियम कितना है, +6 में है, और इसका कलर होता है ऑरेंज, और ये भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पावरफुल, क्योंकि क्रोमियम अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इसको दो बार लाते हैं, एक बार CO2 के साथ लाते हैं, CO2 विथ H2SO4 लाते हैं, तो यहाँ पे नो रिएक्शन, क्योंकि CO2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब कंफर्म हो जाएंगे कि CO2 रहा होगा, मतलब कार्बोनेट रहा होगा। और जब हम लोग SO2 और H2SO4 अगर लाते हैं, H2SO4, ठीक है, तो ये क्या होगा, +3 में चला जाएगा, Cr +3 में चला जाएगा, कैसे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपने आप को रिड्यूस करेगा, +3 में चला जाएगा, और क्रोमियम +3 का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। तो देखो चेंज आया, ग्रीन हो गया, इसका मतलब ये क्या है, ये सल्फाइट रहा होगा, ये नहीं दे रहा, इसका तो ये कार्बोनेट। तो इस प्रकार से आपका ये नेक्स्ट पॉइंट खत्म हो गया। अगले क्लास में हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, दैट्स ऑल। मैं आपको बारी बारी से एक 2-3 सेकंड का वीडियो दिखा दे रहा हूँ। ये पहला पेज का वीडियो है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये सेकेंड पेज का वीडियो है, ये आपका थर्ड पेज का वीडियो है छोटा सा, ये आपका फोर्थ पेज का वीडियो है, ये आपका फिफ्थ पेज का वीडियो है, और लास्ट पेज ये सिक्स्थ पेज का वीडियो है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना।